नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 33वीं कड़ी में हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के जो चुनाव बिहार में हुए हैं उनकी मतगणना चल रही है और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी इस समय उसी मतगणना में व्यस्त होंगे और शाम तक करीब करीब सबके परिणाम भी आ जाएंगे और आज शाम तक पता लग जाएगा कि ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में गठित हो गई। अब देखिए, ये ग्राम पंचायत जो गठित हुई है ये अब 5 साल तक के लिए गठित हुई है। मैं जितने चुने हुए हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य जो लोग विजयी होंगे उनके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गांव के जो विकास का अब सारा दायित्व आने वाले 5 साल तक इन्हीं ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों के और पंचायत के सदस्यों के हाथ में होगा। लेकिन आप देखिए कि ये कितनी विषम परिस्थिति में ये चुनाव हुआ, जब प्रदेश में पूरे का देश में कोरोना का जो महामारी फैली हुई है, उस विषम परिस्थिति में इस बार ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। इस विषम परिस्थिति में कैसे हुआ, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। मैं पहले एकदम बता चुका हूँ कि ग्राम पंचायतों में का ये संवैधानिक व्यवस्था है और इसमें चुनाव होना कितना आवश्यक है। उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत में इन ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये भारत के संविधान ने व्यवस्था ये कर रखी है। कितना महत्वपूर्ण है ये व्यवस्था, ये समझ लीजिए कि इसको कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में भी ये चुनाव कराना पड़ा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये कितना महत्वपूर्ण समझता है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायतें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी और किसी भी स्थिति में इनका 5 साल से जो चुनी 5 साल है इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सरकारों को, राज्य सरकारों का ये दायित्व दिया गया है कि वो 5 साल के पहले इन ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाना। इतना ही नहीं, इसके लिए हर राज्यों के लिए संविधान ने एक राज्य चुनाव आयोग बनाया है और जिसको यह जिम्मेदारी दिया है कि राज्य चुनाव आयोग इस तरह के जो ग्राम पंचायतें हैं उनका वो चुनाव करवाएगी। मतलब एक करने का दायित्व उसका है कि वो चुनाव को करे। इस कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में जब पिछले 1 साल से चल रहा है तो चुनाव कराने का महत्व आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा है। गांव पंचायतों को भारत के संविधान ने महत्व दिया। राज्य सरकार 5 साल बीत गया, राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराया तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको हर हालत में 30 अप्रैल तक चुनाव करवा लेना है और उसी आदेश के अंतर्गत ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। कि हाई कोर्ट ने चूंकि कर रखा है, गवर्नमेंट तो चाहती थी कि मतलब कोई न कोई बहाने, उसको कोरोना से मतलब नहीं। इससे मत जोड़िए कि वो कोरोना के नाते गवर्नमेंट को बहुत पीड़ा थी। अगर कोरोना के नाते पीड़ा आती तो अभी मैं आपको बात बताऊंगा आपको। तो इससे मत समझिए कि बड़ी पीड़ा थी इसलिए वो ग्राम पंचायतों को चुनाव नहीं कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि ग्राम पंचायतें चुनाव नहीं हो तो हम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेटरों से ग्राम पंचायतों की व्यवस्था चलाएंगे। इसके लिए हमने खुद ही मैं तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मैंने ही एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी इस बात की कि ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं आप इन चुनाव ग्राम पंचायतों को 5 साल का कार्यकाल अगर समाप्त हो गया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट ना करिए, बल्कि आप उन्हीं ग्राम कमेटियां हैं उन्हीं को कुछ दिन के लिए आप जब तक चुनाव नहीं होता है उनकी व्यवस्था कर दीजिए या कोई और व्यवस्था करिए जिसमें कि जनता के लोग हों, ताकि ये कम से कम ये ग्राम पंचायतें एक चुने हुए प्रतिनिधियों से हाथ निकलें तब भी जनता के हाथ में जाए, न कि एडीओ और जो एडीओ पंचायत या और भी सामान्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके हाथ में चल रहे हैं वो ग्राम पंचायत चलाएं। खैर हाई कोर्ट ने उस मामले को जब सुनवाई कुछ हुई उसके बाद कोरोना के नाते हाई कोर्ट बंद हो गया। उस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया, वो उसका अंतिम निर्णय बाद में होगा और जो उसके परिणाम आएंगे देखा जाएगा। लेकिन ये ग्राम पंचायतों के चुनाव कम से कम इनको कराना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को
और 30 अप्रैल तक उन्होंने चुनाव संपन्न किया। आज उसका मतगणना है और आज वो सारे के सारे लोग आज चुन लिए जाएंगे और आगे के इनके महत्व आगे के लिए इनके दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। अब मैं इसी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, देखिए इन लोगों का चुन गए, ये कोई पहला चुनाव हुआ नहीं, ये सन 47 के बाद से चुनाव होते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 92 के बाद तो आपने देखा कि संवैधानिक चुनाव होते हुए संविधान की व्यवस्था के अनुसार से चुनाव हर 5 साल के लिए हो गए। 92 से लेके आप देखिए 95 से ही मानिए, अगर आप 95 से शुरू करते हैं, 95, 2000, उसके बाद कम से कम ये 2000, 2005, 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, तो इस तरह से चुनाव होते आ गए। ये हो गए ग्राम पंचायत। लेकिन आप बदला क्या? इन सारे चुनावों का परिणाम क्या है कि ग्राम पंचायतों का कार्य भी आज भी एक तरह से सरकार के विभाग के रूप में ही ग्राम पंचायतें काम करें। अब महत्व दिया कि संविधान ने ये कि उसके आपको संविधान के अंदर इतनी महत्वपूर्ण संस्था बनाई कि कोरोना जैसे महामारी के समय भी आपको चुनाव कराना है, लेकिन इनका जो दायित्व का जो निर्वाह कर रही हैं, ये क्या निर्वाह कर रही हैं? दायित्व ये निर्वाह कर रही हैं कि ये पंचायतें पंचायती विभाग के सरकार के पंचायती विभाग के एक निचली जो सबसे निचले स्तर का काम है वही ये निर्वाह करती है। निचली जो विभाग में सबसे नीचे स्तर का काम समझ लीजिए वही ग्राम पंचायत। इसके लिए भारत के संविधान ने ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया था, इस बात को आप समझ लें। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान ने किया है कि वो स्वतंत्र इकाई के रूप में अपनी सारी व्यवस्था चलाएं। और एक बार पुनः मैं आपको बात को दोहरा देना चाहता हूँ, जो कि कई बार मैं कह चुका हूँ कि राज्य सरकारें ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का धारा 15 है, उसमें ये व्यवस्था बना रखी है कि जो भी पंचायतें काम करेंगी वो उस राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन करेंगी। और यही है कि इसी के नाते ये जो पंचायतें हैं आपकी, भले कितनी महत्वपूर्ण संविधान ने इनको बनाया हो, लेकिन ये राज्य सरकार के निर्देश के अधीन चलेंगी और वही धारा 15 में वो व्यवस्था हुई है। और इसीलिए हमारा जो गांव पंचायत का जो गांव सरकार का नियमित आपसे रविवार को 11 बजे आके मैं इस बात को आपको बताता हूँ। और ये कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं गांव सरकार की, इसका एकमात्र ही उद्देश्य है कि इस धारा 15 से कैसे गांव को मुक्त कराया जाए, यानी कि धारा 15 से वो प्राविधान को अलग कर दिया जाए जिसमें राज्य सरकार के निर्देश कार्य करेंगी और जो संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से चलाई जाए, ताकि ये गांव को गुलामी से, राज्य सरकार की गुलामी से मुक्त कराने के लिए ही गांव सरकार के जिस कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले इसको समझ लीजिए और समझ करने के बाद एक अभियान के माध्यम इस अभियान को आगे बढ़ा के हम गांव सरकार को बना के और गांव सरकार के माध्यम से हम गांव को स्वर्ग बनाएंगे। गांव का स्वर्ग कैसा बनाएंगे ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो इसलिए साथियों, ये आज दोबारा इस बात को इसलिए मैंने आपको स्मरण कराया कि इतने दिनों तक जो आप भूल भी जाते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, क्यों गाँव सरकार बननी है। लेकिन अब आज जो सब मैं जितने प्रधान और सदस्य चुने गए हैं उन लोगों से एक निवेदन भी करूँगा कि देखिए, आप प्रधान हो जाएंगे, बहुत से हो सकता है बहुत से प्रधान कुछ कमाई भी कर लेंगे, थोड़े बहुत सदस्य भी कमाई कुछ कर लेंगे सरकार के अधिकारियों से कर्मचारियों से मिलके, लेकिन गांव के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको भारत के संविधान ने इतना महत्ता दिया है, जहाँ गांव पंचायत के माध्यम से गांव का विकास करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पैसे कमा लेंगे, थोड़ा मिल के अधिकारियों से, और ये अधिकारी तो ये चाहते हैं कि आप जल्दी से चुनाव और चुनने के बाद फिर वो बजट आवे और बजट में हेरा फेरी करके कुछ प्रधान जी खाएँ, कुछ पंचायत सदस्य खा लें, कुछ उसके बाद बाकी जो अधिकारी खा लें। लेकिन भाइयों, अगर आपने ये चुनाव जीता है इस देश में, अगर आपको इस गांव से अपने जरा भी लगाव है, अगर आपके गांव के लोगों से जरा भी प्रेम है, अगर आपके अंदर जरा भी ईमानदारी है, नियत है, अगर आपके अंदर जरा भी ईश्वर का, भगवान का डर है, तो कम से कम अब जो है ये सब छोड़िए और गांव को उसको गुलामी से मुक्त कराइए। हम लोग कह रहे हैं कि गांव को स्वर्ग बनाइए, उस दिशा में काम करिए
और गांव को स्वर्ग बनाने की दिशा में यही है कि गांव को सरकार बनाने के अभियान के साथ आप जुड़िए। सुनिए हम क्या कह रहे हैं, आपको पसंद आए तो इसको अपनाइए और देखिएगा कि आप जब सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको अपने गांव के प्रति, आपको अपने गांव के लोगों के प्रति, आपको अपने देश के प्रति, देश के भी मैं कहता हूँ, देश के प्रति आपके अंदर एक भाव जगेगा और निश्चित रूप से आप गांव सरकार की दिशा में आगे बढ़ें। नहीं तो फिर अब इतने सालों तो हो रहा है, जैसे देश के नेता देश को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे आप भी गांव को लूटेंगे और लूट के अपना थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी के थोड़े बहुत सुविधाएं जुटा लेंगे। और देखिए ये सुविधा किसी काम आती नहीं है, देख तो लिया आपने कोरोना में। इस कोरोना महामारी में लाखों करोड़ों लोग जो कमा रहे हैं, ये गैस के सिलेंडर लेके दौड़ रहे हैं, यही तो कमाई किया लोगों ने। शहरों की हालत देख लीजिए कि क्या हालत हो गई है, गैस सिलेंडर के एक बेड के लिए किस तरह से लोग बिल बिला रहे हैं, करोड़ों रुपया बैंकों में रखे हुए हैं, करोड़ों रुपया की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में तो आपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो कुछ किया नहीं। हम लोग फिट इंडिया अभियान चला रहे हैं कब से, 1997 से, कि अस्पताल ठीक करो, स्कूल ठीक करो, कचहरी ठीक करो, विधानालय ठीक करो, कार्यपालिका ठीक करो। 92 से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं फिट इंडिया, ताकि संस्थाएं ठीक रहेंगी, संस्थाएं ठीक रहेंगी तभी आप लोगों को राहत मिलेगा। आज 92 से हम कह रहे थे कि अस्पताल ठीक करो, अस्पताल ठीक करो, अस्पताल ठीक करो। अगर आज मेरे देश में 92 से सुनते रहते अस्पताल ठीक करते, तो आज हम लोग को गैस और सिलेंडर के लिए हमको ये रोना पड़ता। आज ये कल्पना करिए कि आप ये देखिए कि कितने शर्म की बात है कि 70 साल में हम विदेशों से सामने गिरा रहे हैं, किस लिए? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, वेंटिलेटर के लिए। ऑक्सीजन तो कोई चीज़ है नहीं जो जहाँ चाहिए तहाँ वो पैदा कर लेगी। और कंसनट्रेटर के लिए, जो कि एक छोटी सी इंडस्ट्री गांव में लगा दीजिए तो ऑक्सीजन का कंसनट्रेटर बनाने लगेगा। एक वेंटिलेटर, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में वेंटिलेटर बनता है, ये बन जाएगा। बेड जो है, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियों में बेड 20 तरह के बेड खड़े हो जाएंगे। इन चीज़ों के लिए हम विदेशों से हाथ जोड़ रहे हैं। सारा 70 साल की आज़ादी का गौरव हमने मिट्टी में मिला दिया कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको वेंटिलेटर दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दो, बेड दो। इतने शर्म की बात है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। पता नहीं आप लोग हृदय में अपने देश की आज़ादी के प्रति गौरव जिनके प्रति नहीं होगा उन्हें नहीं शर्म आती, लेकिन मुझे तो बहुत गौरव आती है। और इन लोगों का हालत देखे, जिस तरह से बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लोग बूढ़े अनाथ हो रहे हैं, जिस तरह से परिवारें अनाथ हो रही हैं, उनको देख के कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती है कि आखिर में ये ऐसा देश हम कहाँ इस देश में बनाए। और पिछले बार मैंने कहा था कि भाई देखिए, जो जो जिम्मेदार हैं उनको भूलिएगा मत, समय आएगा तो दंड दीजिएगा। ये व्यवस्था की खामी है, ये व्यवस्था की बुराई है, इस व्यवस्था के गड़बड़ी के नाते ऐसा हुआ है। देखिए कोरोना में हम हॉस्पिटल चले, मरना जीना, पिछले बार मैंने कहा था मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है। बीमारी से मरते ही हैं लोग, ऐसा नहीं है कि जितने लोग मर रहे हैं इससे ज़्यादा पहले लोग नहीं मरे थे। लेकिन ये क्या कि नौजवान लड़के को हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, दरवाजे पे गिड़गिड़ा रहा है उसकी माँ, उसकी पत्नी रो रही है कि भैया इसको भर्ती कर लो। नहीं, वहाँ से कह रहा है बेड नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कोई घुसने नहीं दे रहा, कह रहा है कि ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ से ले जाओ। दिन भर इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, कोई रिक्शे पर, कोई ठेले पर, कोई टेम्पो पर अपने परिजनों को लेकर दौड़ रहा है, पागलों की तरह हो गया। इस तरह की जिंदगी भारत जैसे आज़ाद देश में 70 साल के बाद देखने को मिलेगा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। दिल फट जाता है, हृदय फट जाता है कि क्या, कैसे आज़ाद देश में हम रह रहे हैं। देखिए सब लोग बड़ा, वो कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं कि इतनी सुविधा तो अंग्रेजों अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, वहाँ लोग मर रहे हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में एक भी दृष्टि आप बता दीजिए सीन जिसमें कि गैस के सिलेंडर के लिए मर रहे हैं लोग, बेड के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं लोग दौड़ रहे हैं, लोग कंधे पर सिलेंडर रख के, नाक पर सिलेंडर लगाए, टेम्पो में बैठे हुए। एक भी सीन दुनिया के किसी भी देश का दिखा दीजिए कि इस तरह से देश के लोग तबाह हुए हैं। लोग तकलीफ इस बात की हो रही है कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये इसकी तकलीफ है। मरने की सुविधा नहीं, जानते हैं बीमार हैं हम, नहीं बीमारी आएगी, सब तो मर नहीं जाएंगे। जिसको बीमारी आएगी, जो नहीं हम उतलाएगा है मरेंगे, इसके लिए नहीं कोई तकलीफ हो रहा है। तकलीफ इस तरह के जो परिस्थिति है, जो सत्ता की जो व्यवस्था की, जो इस तरह से जो व्यवस्था का ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या, ये तो कोई भी छोटी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। इन चीज़ों के लिए अगर हम 70 साल में ये गिड़गिड़ाहट हमारी हुई
तो कोई भी, मैं समझता हूँ कि कैसे भारत के लोग ऐसे व्यवस्था को माफ़ कर देंगे। और इस व्यवस्था के लिए हम पहली बार आपसे नहीं कर रहे हैं, 92 से फिट इंडिया चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते चिल्लाते कोई नहीं सुन रहा था। आज लोग कहते हैं कि आपने बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब आपने इसके लिए तो वोट नहीं मांगा। अरे बार पूरी जिंदगी हमने लगा दिया 92 से इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए। आपके देश के लोग नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग क्या करें? क्या अस्पताल ठीक करो, और अस्पताल ठीक करो, स्कूल ठीक करो, बच्चों का स्कूल ठीक करो। अगर 92 कभी आज 30 साल से हम लोग कह रहे हैं कि ठीक करो, अस्पताल ठीक करने क्या मतलब था? हम लोग जा जाके अस्पतालों में धरना दिया। हमारे ब्रजभूषण दुबे हैं, हमारे हम लोग के साथ जुड़े हुए थे। गाजीपुर में बहुत सारे उन्होंने कैंप लगाए, और कैंप लगा के हॉस्पिटलों में कहा कि क्या व्यवस्था हॉस्पिटल में है, क्या बेड है, क्या सफाई है, क्या दवाई है, और उनके खिलाफ पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई उनके के लिए। इस तरह से उनके बहुत सारे लोगों ने जाके अस्पतालों में कैंप लगाया। 92 की बात कह रहा हूँ आपसे। और कैंप लगा के उन्होंने कहा कि अस्पताल में क्या दुरुस्ता देख रहे हो, कहीं सीएम डॉक्टर नहीं है तो कहीं वो नहीं है, कोई घर में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, और सारी व्यवस्था को लेकिन किसी ने नहीं सुना, बल्कि हम ही लोग कहीं डंडा मारे, कहीं भगवाए, कहीं FIR करवाए। ये इस देश के लोगों ने किया है। तो भैया जब हम लोगों ने फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। अपने भारत परिषद हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, उसके माध्यम से लगातार इसको हम करते आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुनेंगे। और आप जब पढ़ी है तब आपको लग रहा है कि अरे कोई तो ये मत कहिए कोई देश में नहीं कर रहा था। देश में 92 से फिट इंडिया अभियान के लिए, इसी अस्पताल को ठीक करने के लिए क्या क्या भारत परिषद के कार्यकर्ताओं ने नहीं सहा है, और लगातार सहते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं ठीक हुआ। और उसी की स्थिति ये है कि आज आप पूरे के पूरे लोग भुगत रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं चीते तो आने वाले अब क्या इससे ज़्यादा क्या देखेंगे? नौजवान लड़के, तमाम नौजवान लड़के जो कमाने खाने वाले थे, तमाम लोग माँ बाप का आगे भविष्य देखने वाले थे, वो हाथ से चले गए। अब इससे बुरा क्या हो सकता है, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। तो साथियों, आज मैं, हालांकि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन ये तो संदर्भ में आ गया कि मुझे थोड़ी फिर आक्रोश आ गया। क्योंकि ये आक्रोश इसीलिए है कि ये सब व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था, जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं वो उस लायक नहीं है कि व्यवस्था इनको चलाने के लिए आप मौका दीजिए। जहाँ भी जो व्यवस्था चला रहे हैं उनको जरूर दंड दीजिए, जब भी अवसर मिलेगा दंड दीजिए। साथियों, एक बार मैं फिर सभी भारत परिषद का, तो मैं ये गांव सरकार की बात कर रहा हूँ अपने तरफ से। और चूँकि राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इसके ओर से भी मैं सभी विजयी होने वाले प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और आशा करेंगे कि वो आज के बाद जब भी वो अपना दायित्व संभालें, उस दिन से इस गाँव को स्वर्ग बनाने के लिए अपने लिए संकल्प लें। और जिससे देखिए कि ये भी एक व्यवस्था का सवाल है। इसी व्यवस्था से आप गांव को खुशहाल करेंगे। आज देखिए गांव में ये तो भगवान की कृपा है कि गांव में अगर आप नहीं पहुंचा, ये बीमारी अभी उतनी तेज़ी से नहीं पहुंची, लेकिन अगर गांव में पहुंच गई होती तो कल्पना करिए कि क्या हालत होती है। क्या कोई अस्पताल है, क्या कोई सिलेंडर है, क्या गांव में कंसंट्रेटर है, क्या कोई पूछने वाला है आपका कि आपकी कौन रक्षा करेगा? इसमें पूरा का पूरा आपकी दवाई झोला डॉक्टरों के हाथ में है। झोला डॉक्टर भी कितना जानते हैं, वो थोड़ी बहुत आपको राहत दे रहे हैं। झोला डॉक्टरों को किस स्तर तक का ज्ञान है, जितना उनके पास सुविधा है उतना थोड़ी बहुत दवाई दे के आपको राहत दे रहे हैं। इसके अलावा तो आपके देखने वाला तो कोई नहीं है। और आप वहाँ से चल के शहर में आ जाएंगे, कौन यहाँ पूछेगा? शहर के बड़े बड़े लोगों को तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो इसीलिए व्यवस्था पर जाइए। और ये गांव सरकार की जो व्यवस्था है ना, इसी व्यवस्था से आप गांव को खुशहाल कर देंगे। और ये हमेशा हमेशा के लिए इस केंद्र की सरकार पर, राज्य सरकार की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे और खुशहाल होंगे। हर चीज़ कर लेंगे आप। मैं धीरे धीरे इसलिए एक एक विषय बताता हूँ कि आप हर चीज़ कर लेंगे। तो साथियों, आज जो हमने विषय रखा है, आज जिस पर चर्चा करनी थी, कि वो है ग्रामीण आवासन। ग्रामीण आवासन का मतलब, ग्रामीण आवास मतलब गांव में आवास। आवासन एक शब्द ऐसा है कि वो आपके रूरल हाउसिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको आप रूरल हाउसिंग बोलते हैं। तो ग्रामीण आवासन का मतलब है कि देखिए, ये सीधे रोटी, कपड़ा और मकान उससे जुड़ा हुआ है। जीवन में जो बेसिक आवश्यकताएं आदमी की हैं वो कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा, मकान में देखिए, रोटी और उसके बाद कपड़ा और मकान।
आप अभी तक हम लोगों ने जो विषय पर चर्चा किया, आप 1 से लेकर 10 विषय पर जो हमने चर्चा किया है, संविधान के जो विषय है, अनुच्छेद 29 में आपको बताया ना कि वो अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद नहीं, अनुसूची, संविधान के अनुसूची 11 में जो 29 विषय आपको दिए गए हैं, उस 29 विषय में ग्राम पंचायतों को जो दिए गए हैं, उसमें ये 9 विषय पर हम लोगों ने आपसे चर्चा की। वो 9 विषय जानते क्या हैं? वो सब 9 विषय ग्रामीण उत्पादन से बने। जैसे उसमें 9 विषय मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि जैसे वो विषय हैं थे, अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और सामाजिक मानकी। हम किस तरह याद दिला रहे हैं ताकि आपको हम जिन पर चर्चा करें, सामाजिक मानकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, ये हमने खादी कुटीर और ग्राम उद्योग या खादी ग्राम उद्योग पर इतने विषय पर हम चर्चा की। ये विषय जो आप देखिए, सारे ये विषय वो हैं जो कि आपके उत्पादन से, ग्रामीण में, गांव में उत्पादन से, मतलब उत्पादन इसलिए है कि रोटी, इन्हीं से आपकी रोटी मिलेगी। तो ये सारे के सारे विषय वो हैं जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे उत्पादन होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इस विषय में चलेगी। तो अभी तक हमने आपके रोटी की चर्चा की, और रोटी 2 चीज़ों से है, वो उत्पादन और आपकी गाँव में कैसे हम उत्पादन करेंगे, और उसी उत्पादन से पूरा हमारे अर्थतंत्र गांव का कैसे होगा, उस पर हमने एक व्यवस्था की। तो ये देखिए जो विषय दिए गए कितने महत्वपूर्ण हैं कि पहले उन्होंने सोचा कि सबसे जरूरी है रोटी भाई, तो ये विषय, चलो 9 विषय ऐसे हैं कि ये रोटी, इनके रोटी संबंधित सारे विषय हैं। उसके बाद अब शुरू होता है कि आपको गांव में रह रहे सुविधाएं कैसे, क्या करनी है। अब हम आगे जो विषय पर चर्चा करते चले जाएंगे, रोटी की व्यवस्था हो गई, अब उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपको सुविधाएं देने से संबंधित है। आवास भी बहुत ही मौलिक सुविधा है। इससे भले रोटी कपड़ा का मकान, ये आज से नहीं, आप मतलब रोटी कपड़ा, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, उसके बाद तीसरी जो होती है मकान मिल जाए। तो रोटी और कपड़ा की बात हो गई, क्योंकि वो सारे साधन आपका मिल गया आपके साथ। उससे अब आ जाइए आप मकान, और भी इसके साथ साथ कितनी सुविधाएं आपको गांव में चाहिए, उस पर हम एक एक विषय पर चर्चा करते रहेंगे और देखेंगे कितनी सुविधाओं के लिए, देखिए आपके कितने आपके उत्पादन के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि किस तरह से आपके ग्राम में रह रहे हैं, तो आपके उत्पादन और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर सोचा। अब वो सोच रहे हैं आपका कि कैसे आपको सुविधा क्या क्या हम आपको दें। अब हम सुविधा जब देखेंगे आप, तो लगेगा करें किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जो मैं स्वर्ग कहता हूँ ना, बार बार आप लोगों को लग रहा है स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, क्या कह रहे हैं, स्वर्ग गाँव स्वर्ग क्या बनेगा। आप जब पूरे 29वें विभाग के बारे में सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि अगर वास्तव में अगर है कोई, तो यही स्वर्ग है, गाँव स्वर्ग है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक ढंग से लागू हो जाए तो निश्चित रूप से गाँव स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग का मतलब कोई देखा नहीं है किसी ने, पहले भी मैं कह चुका हूँ। स्वर्ग का मतलब ये है कि जहाँ भी प्रसन्नचित्त होकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, खुश रहते हुए जिंदगी का निर्वाह करें, यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? धरती पर स्वर्ग तो यही कहा है। हम आसमानी स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम धरती के स्वर्ग की बात कर रहे हैं। आसमानी स्वर्ग जो तो वो तो मरने के बाद देख पाएंगे, लेकिन जीते जी तो धरती का ही स्वर्ग देखेंगे, और उसी धरती के स्वर्ग की बात हम कर रहे हैं। और आपको मैं साबित कर दूंगा कि अगर इस 29 विभागों को ठीक ढंग से लागू हो जाए तो वास्तव में धरती का स्वर्ग स्थापित हो सकता है गाँव में। वो गाँव में ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो आज ये ग्रामीण, ये आपके आवास का पहली जो मूलभूत जरूरत है वो है आपके आवास। और आप आवास में देखिए, आवास का जो व्यवस्था है, आपको बहुत से नौजवान लोगों को नहीं पता, लेकिन पहले जब देश आज़ाद हुआ था, हम बहुत पुरानी बात नहीं करते। देखिए हम जो बात भी आपके सामने रख रहे हैं ना, वो बस वो देश के 1947 में देश आज़ाद हुआ उससे लेकर और आज तक का हम बात कर रहे हैं। बाकी पुरानी बातों में क्या रखा है, पुराना कैसे था, क्या नहीं था, न, उन बातों को छोड़िए। अब हम जब देश आज़ाद हुए और जब भारत का संविधान आ गया और जब हम देश हमको खुद चलाने लगे, तब से हम उन बातों को रख रहे हैं। उसके पहले के बातों का कोई न मतलब है, न कोई उसके लिए उसका कोई औचित्य सामने रखा। क्योंकि उस समय, क्योंकि 47 के बाद सारी चीज़ें कानून और व्यवस्था और संस्थाओं के हिसाब से चलने लगी।
तो जब सत्य लगे तो इसी के अंदर हम अपनी बात करेंगे। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो ख्याली पुलाव है, जो को आपके भारत के संविधान में, भारत के कानून में आपको उपलब्ध नहीं, उन्हीं बातों के आपके सामने रखता हूँ। कोई नई बात में ख्याली पुलाव, एक चीज़ भी कोई ख्याली पुलाव और अपने सोच की कोई बात रख रहा हूँ, ये भी ऐसी बात नहीं। जो चीज़ सामने आपको संविधान ने दे रखा है, जो व्यवस्था ने दे रखा है, उसी की बात करता हूँ और उसी को ठीक से लागू कराने के लिए मैं बात करता हूँ। तो ये जो आवाज़ है, पहले किस तरह की आवाज़ थी जब देश आज़ाद हुआ था? देखिए 3 तरह का आवाज़। एक तो थोड़ा पक्के मकान थे। पक्के मकान उस समय के मतलब ये मतलब जो आज के पक्के मकान, उस समय जो पक्के मकान थे वो जो क्या है चूना से और गारे से जोड़े जाते थे। चूना गारा, क्योंकि सब ग्रामीण, कोई बाहर से कोई चीज़ सीमेंट उमेंट का जमाना था नहीं, तो जो ग्रामीण चीज़ें से उपलब्ध हो जाती थी, चूना की मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी और मिट्टी मिला के चूना गारा से मिलके और ईंट की दीवार जोड़ते थे। अब वो मिट्टी की दीवार जो बाहर से पतली पतली ईंटे की दीवार बना के उसको जो पक्के मकान, उसको पक्का मकान कहते थे। अंदर तो मिट्टी भरा जाता था, उसके ऊपर बाहर से उसमें लगा दिया जाता था पतली पतली ईंटें, और उसके बाद लकड़ी और खपड़ेल से पूरा मकान बनता था। इसको लोग कहते थे ये पक्का मकान है। एक तो ये समझ लीजिए चूल्हे गाड़े से जुड़े हुए मकान और लकड़ी खपड़ेल मकान। अब लिंटर की बात ही नहीं, तो लिंटर कहीं तो लगता नहीं था, सीमेंट का जमाना था नहीं, इसको पक्का मकान करा। बड़े खूबसूरत लोग इस तरह से चूने गारे लकड़ी और खपड़ेल के बड़े खूबसूरत मकान बनते थे और सब पर्यावरण के और वास्तु के हिसाब से ग्रामीण मकान बनते थे। दूसरे वो मकान थे जो मिट्टी की दीवार से और खपड़ेल से बनते थे, या मिट्टी की दीवार था और उस पर खपड़ेल से डाल देते थे। दीवार मिट्टी की होती थी और पूरी तरह मिट्टी की दीवार होती थी, कुल रुपाई बताएगा, और ऊपर जो है वो खपड़ेल की मिट्टी को। तो ये वो मकान। तीसरे लोग रहने की जो व्यवस्था करते थे वो घास फूस की, झोपड़ी जिसको कहते हैं। तो उसमें फूस की जो है दीवार भी होती थी और ऊपर पत्तियों की पत्ती से छाते थे और घूस फास के रहते थे। और वो जितनी ग्रामीण व्यवस्था में से तैयार होते थे, खपड़ेल भी वही तैयार होता था, घास फूस भी वही मिलता था, लकड़ी भी ग्रामीण व्यवस्था में मिलती थी, और इसे 3 तरह के मकान बने। लेकिन अब इन मकानों में दिक्कत क्या हुई कि जैसे जैसे समय बदला, सरकारों ने इन बहुत सारे लोगों के पास, तो भारत बड़ी गरीबी थी, तो बहुत से चूँकि गरीबी थी इसलिए इन मकानों की व्यवस्था हो नहीं पाती थी, सब लोग बना नहीं पाते थे। ज़्यादातर बहुत कम लोगों के पास पक्के मकान थे, ज़्यादा के पास वही मिट्टी के मकान थे और झोपड़ी के थे। लोग फिर सरकारों ने आवासीय समस्या को समाधान के लिए योजना चलाना शुरू की। सबसे पहले यह योजना आई भारत में मकान की, वो आई इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना जब 1980 के आसपास आई थी, तीसरी इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उन्होंने इस आवास योजना के माध्यम से ये सोचा कि आवास का समस्या बहुत है, तो आवास भी रहेगा, इसके रोजगार भी जोड़ा जाएगा, तो रोजगार और वही ग्रामीण लोगों को रोजगार, अपने आवास निर्माण में रोजगार लगाया जाएगा। तो उन्होंने 20-20 हज़ार रुपया शायद उस समय ज़माने में शुरू किया था कि 20 हज़ार रुपया लोग देते थे गरीबों को लिए आए थे। गरीब लोग अपना मकान बनाए, तो एक एक कमरे का मकान लोगों को 20 हज़ार रुपया दिया गया। फिर 20 हज़ार से 40 हज़ार हुआ, फिर 80 हज़ार हुआ, और धीरे धीरे वो बढ़ते साथ इस समय 2,20,000 रुपये तक के मिल रहा है। लेकिन इस योजना का नाम बदल गया। पहले इंदिरा आवास आया, इंदिरा के नाम से आया, लेकिन 1916 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना लग गई। और इसमें 2 योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक ग्रामीण शहरों के लिए आई और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शहरों की। तो एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की योजना इसमें चल रही है, जिसमें कि मकान बनाने के लिए लोगों को, जो गरीब हैं, बिल्कुल जो निर्धन आय वर्ग के लोग हैं, उनको तो मुफ्त में दी जाती है। और उसके अलावा इसी योजना में एक व्यवस्था ये है कि जिनके पास आय है, वो निर्धन आय वर्ग के नहीं है, उन लोगों को वो 6 लाख रुपये लाख रुपये ऋण दी जाती है और कम ब्याज पर ऋण देती है, ताकि वो मकान बनाए। तो इस तरह धीरे धीरे अब, और इन योजनाओं के आने से धीरे धीरे अब गांव में ये समझ लीजिए कच्चे मकान और चूने के मकान और इस मकानों का एक तरह से प्रचलन खत्म हो चुका है। इसी बीच देश में विकास हुआ, सीमेंट आ गए और छड़ें बनने लगी, तो अब गांव में चाहे शहर में कहीं भी मकान अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं। एक नए तरीके का निर्माण का सामग्री आ गई, जिसमें कि
सीमेंट, बालू और छड़ का उपयोग बनने लगा। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है, उस तरह के उतने मकान, उस हैसियत के मकान बनने लगे। और इसीलिए मकान अब बहुत महंगे भी हो। पहले तो नहीं भी पैसा था, क्योंकि गरीब थे, तब भी कोई ना कोई छाया अपने ऊपर छत लगा लेते थे। लेकिन अब जो है मकान महंगे बनने लगे, क्योंकि छड़ भी महंगे हैं, बालू भी महंगे हैं, सीमेंट भी महंगे हैं। लेकिन अब एक समझ लीजिए कि आप ये कल्पना करिए कि अब गांव में झोपड़ी में कोई रहेगा और मिट्टी के मकान में रहेगा। धीरे धीरे ये प्रचलन एक तरह से खत्म हो गया और सब पक्के मकान की तरफ आ गए। अब ये पर्यावरण के हिसाब से कितना अच्छा है, कितना उचित है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब तो एक बहस की बात है। लेकिन अब हम कहने के भी लाख कहिएगा भी तो कि कोई कच्चे मकान पे जाके रहे, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस पर तैयार है। तो हमें इसी दिशा में सोचना पड़ेगा कि अब जो निर्माण है पक्का मकान का, हमें निर्माण करना है, तो हम पक्के निर्माण मकान की सुविधा लोगों को, गांव के लोगों को कैसे दें। देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इस तरह से कितना भी आप कोशिश करेंगे तो सबको मकान, जो जितने महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की सामग्री बन रही है, तो सबको मकान बन पाएगा नहीं बन पाए, बड़ी दूर की कौड़ी है। आज भी करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है। जो हर शहरों में आप जाके देखिए, 5% लोग ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में शहर में आकर रहते हैं। वहाँ तो पक्के मकान, क्योंकि न तो ज़मीन भी उनकी नहीं है, वो तो झुग्गी झोपड़ी बनाए हैं किसी कब्जा करके, तो वो कैसे रह रहे हैं। गांव में भी अब ज़मीन की एक मुश्किल आ रही है कि गांव में आबादी बढ़ रही है तो वहाँ भी ज़मीन नहीं मिल रही है। तो अब एक आवासीय समस्या भी, ये बहुत बड़ी समस्या, थोड़े सरकार जितना करे, लेकिन वो समझ जितना कर रही है उससे कई गुना बड़ी समस्या ये देश में है। और चूंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस नाते महंगाई के नाते भी ये समस्या हरदम बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। अब इस संबंध में मैं जो गांव को जो दिया गया अधिकार, इतनी बड़ी समस्या, अभी तक तो सब गांव, अच्छा गांव आवासीय समस्या के बारे में क्या करता है, गांव के पास गांव पंचायतें क्या करती हैं? गांव पंचायतों को मालूम है आपको, इस पूरा आवास का विषय तो दे दिया संविधान ने। और गांव सरकार आजकल कर क्या रही है? गांव पंचायत, सिर्फ गांव पंचायत ये कर रही है किसको दिया जाए। 2011 में एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, जाति और अर्थ के आधार पर कितनी सुविधाएं हो गए। 2011 में कितने गरीबी सीमा के नीचे हैं, किसकी कितनी अल्प आय वर्ग के कितने लोग हैं, तो ये सर्वेक्षण किया था। उसी आधार पर एक बना हुआ है पूरे देश का, एक जनगणना टाइप है, और उसमें किसी कौन गरीब है कौन अमीर है इसकी एक डाटा है। उसी के आधार पर गांव में माना जाता है कि ये गरीब है, इनको मकान दिया जाए। ये 2011 डाटा, अभी 10 साल हो गए। उसके आधार पर गांव में तय किया जाता है। अब उनको वो लोग गरीब वास्तव में हैं कि नहीं है, तो गांव पंचायतें ये करती हैं कि गांव पंचायत के लोग बैठ के तय कर, उनसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी पैसा देने के पहले इनसे पूछ ले, उनसे दस्तखत करवाते हैं प्रधान से और सेक्रेटरी से, भाई ये लोग हैं कि नहीं है, गरीब में उसमें है कि नहीं है, वेरीफाई कर लीजिए। तो बस इतने ही ग्रामीण आवास के मामले में आज ग्राम पंचायतों का काम मात्र उसको, उस डाटा के हिसाब से जिनका नाम आया है उसको एक तरह से वेरीफाई करना है कि ये उस लायक है कि नहीं है। अब उसी में हेरा फेरी बेईमानी होती है। और आप सब जानने को छुपे नहीं है कि तमाम बहुत कम ग्राम प्रधान होंगे जो ईमानदार टाइप के हैं, जो कि नहीं पैसा लेते हैं। सब लोग जो 2,20,000 रुपया मान लीजिए अगर सरकार दे रही है, तो उसमें 20,000 रुपया या 40,000 रुपया पूरा प्रधान जी और सेक्रेटरी मिलके ले लेते हैं, और तब किसी को वेरीफाई करके दस्तखत करते हैं, और तब जाके गांव मिलते हैं। और हमेशा ही बर्बाद है कि प्रधान ने उनको दिलवा दिया, गरीब को नहीं दिलवाया, कि ये हेरा फेरी ये चलती रहती है। और ये फितरत है, इस फितरत को इतने आसानी से देश में जहाँ की ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार आखंड में जब डूबे हुए हैं। मैं तो 40 साल किताब सन 87 में लिखा था, उसमें लिखा था कि प्रधान से प्रधानमंत्री तक प्रश्न है। तो अब उसमें को तो उसके चौगुना चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उसको वो फितरत चलेगी और चलती रहेगी, वो एक अलग विषय है। उसका विषय गाँव इससे नहीं है। उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तो हम गाँव सरकार की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। तो ये स्थिति है। लेकिन देखिए, जब ग्राम में आप, अब मैं बताऊँ आपको कि गांव सरकार बन जाएगी तो इस आवास समस्या का कैसे निराकरण करें। देखिए, आज तक शहर में, आप किसी शहर में जाइए तो एक मास्टर प्लान बना हुआ है। मास्टर प्लान के हिसाब से गांव में, शहर में है कि कहाँ आवास बनेगा, कहाँ बस अड्डा बनेगा, कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ लोगों को कम्युनिटी सेंटर बनेगा,
कहाँ पानी की टंकी बनेगी, कहाँ खेल के ग्राउंड बनेंगे, कहाँ ये सारा एक मास्टर प्लान है, कहाँ व्यापारिक केंद्र बनेंगे, और एक मास्टर प्लान बना हुआ है पूरे शहर में कोई। और इसके लिए आप एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए हुए हैं, हर शहर के लिए एक डेवलपमेंट आती है, उसका एक नक्शा बना हुआ और उसी के नक्शे से आप निर्माण। 70 साल हो गया, लेकिन ग्रामीण में जिस देश में 1 अरब लोग गांव में रहते हैं और हर गांव की आबादी कम से कम 2000 से तो है, 2000 3000 कम से कम आबादी, कोई मास्टर प्लान आपने बनाया? कैसे गांव का मास्टर प्लान बनेगा? और जहां ग्रामीण लोग रहते हैं, जहां भी लोग रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को आप समझते हैं क्या 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 ज़रूरत है? पहले तो उनको घर चाहिए, नंबर 1। घर में आने जाने के लिए सड़क चाहिए, फिर पानी बहने के लिए नाली चाहिए, फिर नाली के बाद आप उसके बाद वहाँ पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। ये आवास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये कोई अलग विकास से जुड़ी हुई नहीं समस्याएं हैं। आवास से जुड़ी हुई कितनी कितनी चीज़ें चाहिए। पहला घर के बाद सड़क के बाद पानी का निकासी के बाद आप उसको बिजली, फिर बिजली चाहिए या एनर्जी का कोई साधन चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। उसके बाद आप स्वच्छ पानी चाहिए, फिर वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, फिर उनके रहने के लिए एक प्ले ग्राउंड चाहिए जहाँ बच्चे खेल सकें, फिर उसके लिए एक छोटा सा अस्पताल चाहिए जो कि छोटे प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्था कर सकें। उसके बाद पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे चाहिए, और पेड़ पौधे ताकि उनको स्वच्छ वो वातावरण ठीक रहे। और उसके अलावा आप गांव में किस तरह से बेहतर माहौल बने, ये सारी चीज़ें रहे, तब एक जगह जो है आवासीय ढंग से के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ये तो आपने बनाया नहीं आज तक 70 साल। हमारे समझ नहीं आ रहा है कि ग्रामीण मास्टर प्लान क्यों नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं। गांव के लोग तो समझते ना कि ये सब तो, गांव के लोग तो ये हैं कि ये बस वो हम क्या बताएं कि ये गुलाम टाइप के लोग हैं, इनको कुछ नहीं, इनको बस ये फेंकते रहो, टुकड़ा रोटी फेंकते रहो। ये अगर ग्रामीण आज देश जब 62 में सब बन चुके थे, जितने डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं शहरों के लिए, अगर 62 में हर गांव के लिए भी मास्टर प्लान बन गया होता तो आज गांव का विकास कितना सुंदर, ये सारी चीज़ें हर गांव में स्थापित हो गई होती। सिर्फ एक मास्टर प्लान जब बनता तो उसी के अनुरूप सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। अब आज तक किस तरह गाँव का विकास करते हैं? कोई एक कमरा कहीं उधर बनवा रहा है, कोई इस कमरे की कोठी बनवा रहा है, कहीं सड़क पर अपनी कब्जा कर ले रहा है, कहीं गली में नाली बना दे रहा है, कहीं पूरा गांव एक तरह से ये नरक, वो नरक ही है। हम तो आज किसी अच्छे किसी विदेशों, किसी भी यूरोप के या अमेरिका के किसी भी देश में आप चले जाइए और वहाँ के किसी गांव में पहुँचिए, उसको देख लेंगे तो उसके मुकाबले में ये गांव नरक नहीं, महानरक की इस कैटेगरी में है। एक देश की बात नहीं कर, सैकड़ों देश के देशों में जाकर देख लीजिए, तो जब उनको देख लेंगे आएंगे तो ये आपके भारत के गांव महानरक कहे जाएंगे कि वहाँ के लोग तो वहाँ खड़ा होना भी नहीं पसंद करेंगे भारत के गाँव में जाते। क्यों? उसका रीज़न यही है कि आपने इसका कोई मास्टर प्लान तो गाँव से विकसित किया नहीं। अगर मास्टर प्लान बता तो कहाँ ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया सारा गाँव में रहती। तो गांव की जो सरकार बनेगी वो पहला काम करेगी मास्टर प्लान, और फिर गांव के मास्टर प्लान तो बनाएगी, उसी हिसाब से गांव का विकास करेगी। और गांव का विकास करने के साथ गांव में सबको पक्का मकान तो मिल नहीं जाएगा सब पैसे। तो जो मैंने कहा कि गांव में गांव की सरकार बनेगी, इतनी तरह गांव बनाएगी। पहला जिसके पास पैसा है उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था उत्साहित करेगी कि भाई आप पक्का मकान बनाइए। दूसरे लोगों को जो है कि ईंटी और खपड़िया के मकान का आज भी गाँव में जरूरत है, और उन संसाधनों से बहुत कम खर्चे में वो उस तरह का मकान बन जाएगा। और तीसरे वो छप्पड़ के मकान गांव में बनेंगे, गांव उसके, लेकिन इस सब आधुनिक तकनीक से इतने सुंदर ढंग से बनेंगे कि अपने अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से सब लोग अपना मकान बनाएंगे। जैसे आर्थिक स्थिति बनेगी तो जिसके पास फूस का मकान है वो खपड़ेल के मकान पर आ जाएगा, जिसके पास खपड़ेल का मकान है पक्के मकान। आज क्या, आज जिसके पास पैसा नहीं है सभी पक्का मकान बना रहे हैं। पक्का मकान की हैसियत नहीं है, एक कमरा बनवाने में आधा तो कम पैसा कमीशन दे देते हैं, और उसके बाद 1.5 लाख में तो कौन सा मकान बन जाएगा, 1.5-2 लाख में कौन सा मकान बन जाएगा। तो सारा गांव, कोई मकान किसी का प्लास्टर नहीं है तो किसी का एक कमरे बना है, किसी में शौचालय तो क्या सवाल ही नहीं है। अब जो शौचालय दिया गया वो भी कौन शौचालय बन रहा है वो भी एक हास्यास्पद बात है, उसे कभी अलग से चर्चा हो करने वाला विषय है। तो ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बस किसी तरह से कहीं खड़ंजा बन गया, कहीं सीमेंट बन गया,
वहाँ जब बरसात में पानी लगता है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो किसी तरह से बस आप पैसा यहाँ से भेजते हैं, उस पैसे का इधर ऐसे के तैसे तो उपयोग किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं। लेकिन गांव सरकार बनती तो सारा कुछ योजनाबद्ध तरीके से गांव बिताती, सारा पैसा ये जो पैसा आता सीधे गांव के पंचायतों के पास आता, सारे इस पैसा से गांव के लोग अपना खुद बनवाते, सारे मकान बनवा के लोग व्यवस्था के साथ बनाते, और ज़रूरत पड़ती तो गाँव में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती, पशुओं के रहने के लिए एक ऐसी जगह बनती, 4-4 मंजिले मकान बनाते, और 4 से 7 सुथरे जहाँ पानी बिजली एक सारी सुविधा, बच्चों को प्ले ग्राउंड सारी सुविधा के साथ मकान बनवाते, और सब आगे उसके से गाँव का विकास करते। तो गांव के ये आवास विषय दे देने से नहीं होगा, जब उनको आप अधिकार दे देंगे, अपना खुद निर्णय करेंगे, तो ये एक सुंदर गांव बनेगा। और स्वर्ग बनाने में सुंदर गांव की सबसे पहली भूमिका है। और सुंदर गांव में जब भी बनेगा, जब सुंदर सुंदर आवास बनेंगे, साफ सुथरे गांव रहेंगे, और पेड़ पौधे रहेंगे, और इस तरह से बच्चों के लिए, खेलने के लिए, व्यवसाय करने के लिए व्यवसायिक केंद्र बनेंगे, और गाड़ियों खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल बनेंगे, लोगों के छोटे छोटे और भी सुविधाओं के लिए सब्जी मंडी, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि किसी भी शहर में रहने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो चीज़ बनेगी। तो साथियों, आज ये इसी विषय पर, ये सुविधाओं से आज से हम ग्रामीण गांव में क्या क्या सुविधाएं संविधान ने उनको दे रखा है, और इन सुविधाओं को कैसे हम गांव में उतार सकते हैं, इस पर चर्चा आज से हम अगली कड़ी में करते रहेंगे। आज ग्रामीण आवास की बात थी, अगली बार हम अन्य विषय पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।